नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से कहना है कि जब भी आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें, पॉजिटिविटी के साथ, गुड फीलिंग के साथ कुछ अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। जब हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स जो है रिसीव होते हैं कि जो हमें और ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, और चाहे वो याद करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी तैयारी के लिए हो, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, और अपनी लाइफ में कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे रख के चलें, ऐसे लेकर के चलें जो हमें खुश अनुभव कराएं, गुड फील कराएं, और हम उनके बारे में सोच करके कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आशावान फीलिंग हो, हम पॉजिटिव रहें और अच्छा अनुभव करें और प्रसन्न रहें। स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिसंबर 2008 का प्रश्न पत्र UGC नेट का दिया था हिंदी साहित्य का। आज मैं 2008 जून का पेपर दे रही हूँ, क्योंकि पेपर 2 बार होते हैं साल में। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सोर्स यानी अपभ्रंश से है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? कवितावली अवधि भाषा में नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं वो अवधि भाषा में हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, देसिल बायना सबजन मिठा किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्यापति का है। और इसका अर्थ क्या होता है कि देसी भाषा सभी लोगों को मीठी लगती है। ये पंक्तियाँ जो है आप लोगों को बतानी है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। विद्यापति की पदावली से हैं कि कीर्ति पताका कीर्ति लता कहाँ से हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, या फिर अपने नोट्स में इस पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है ये शामिल कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह कथन किसका था? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1873 में उन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बी रामचंद्र शुक्ल। और आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव यानी जो गद्य भाषा है उसका आना सबसे प्रधान घटना है। छठवां प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो लोक भाषा नाम दिया है। लोक भाषा दिया कि देश भाषा, ये आप लोग बताना है। इसमें सही उत्तर है लोक भाषा। सातवां प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? देखिए, अब यहाँ पर दुविधा की स्थिति बन रही है कि कौन आचार्य कवि नहीं है। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें सही मैंने आंसर की में देखा था तो उसमें केशव है, लेकिन इसका सही उत्तर केशव शायद नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर करना है, मुझे बताना भी है, मैं बताऊंगी। कर्मवीर के संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 9वां प्रश्न था ये। और 10वां प्रश्न है, क्वानो नदी के रचनाकार हैं? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो रामदूत महाकाव्य नहीं है। ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। देखिए, आप लोगों को क्या करना है मैं तो बता ही दूंगी। आधुनिक काल के जितने भी महाकाव्य हैं और भी जो काल हैं, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल के सभी महाकाव्यों को एक लिस्ट बना लेनी है, और उन महाकाव्यों को हमें याद करना है कि कौन कौन से महाकाव्य हैं। तो रामदूत महाकाव्य नहीं है, बाकी तीनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? तो कोर्ट मार्शल है। और ये कोर्ट मार्शल रचना जो है इसको आप पूरी तरीके से A to Z इनका सब देखना है हमें। इसका प्रकाशन समय, इसमें क्या दिया गया है, और इसके पात्र जो हैं इनको, क्योंकि ये पेपर में अक्सर ही आ जाती है कोर्ट मार्शल, और बहुत ही मतलब यथार्थ और कई इसमें चीज़ें जो हैं वो सही घटनाओं पर आधारित हैं, तो हमें इसको विशेष रूप से पढ़ना है।
13वां प्रश्न है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है, तो भट्टनायक की है। दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न पत्रों के माध्यम से इसलिए मैं दे रही हूँ कि देखिए पेपर का एक तो जो स्तर है वो कितना बढ़ गया है, अब कितना हार्ड पेपर आने लगा है। पहले सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते थे, अब प्रश्नों को घुमा फिरा के और गहराई जो डीपली क्वेश्चन है वो आते हैं। तो और इनसे कहीं ना कहीं 2-4 प्रश्न पुराने पेपर से भी निकल के आ जाते हैं न्यू परीक्षाओं में, तो इसलिए भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 14वां प्रश्न है भुक्तिवाद की अवधारणा तो भट्टनायक ने दी थी। 14वां प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है, तो रूप गोस्वामी इनके लेखक हैं। और उज्ज्वल नीलमणि का हमें जो है प्रकाशन समय भी देखना है, क्योंकि ये रचना तो शायद हमने देखा है यूजीसी नेट के पेपर में अक्सर ही ये रचना पूछ ली जाती है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, यदि आप लोगों को पेपर 1 के भी कंटेंट चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। वैसे भी पेपर 1 का काफ़ी मटेरियल मैंने दिया है। 15वां प्रश्न है सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एके करता एके ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर है कबीरदास। 16वां प्रश्न है कविता समझे कविता घनानंद की ही आँखन नेह की पीर तकी, पंक्तियाँ किसकी हैं, तो इसका सही उत्तर है ब्रजनाथ की पंक्तियाँ हैं। और इनकी और भी घनानंद के बारे में आगे पंक्तियाँ हैं जो मैं आप लोगों को अब आगे आने वाले वीडियो में दूंगी। इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है और किन कवियों ने, किन आचार्यों ने, किन लेखकों ने, किन अन्य लेखकों के लिए क्या लिखा है, क्या पंक्तियाँ दी हैं, ये विशेष रूप से पूछ लिया जाता है। 17वां प्रश्न है अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है कि कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर है धूमिल। 18वां प्रश्न है नागरी विचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे, यानी कि कौन कौन से थे, तो नागरी विचारणी सभा काशी के संस्थापकों में 2 यहाँ पर दिए हैं कवि, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। बाकी तीनों जो हैं रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त जो हैं इसमें शामिल नहीं थे। आपको नागरी विचारणी सभा का प्रकाशन समय मैं तो आप लोगों को प्रश्न बता रही हूँ, अभी तो इसके जो आंसर हैं बाद में बताऊंगी। प्रकाशन समय किन किन संस्थापकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें भाग लिया है या ये अपना योगदान दिया है, ये आप लोगों को देखना है। और कब तक नागरी विचारणी सभा जो है वो प्रकाशित होती रही, ये सब हमें पढ़ना है, याद रखना है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है, यानी कि हिंदी की पत्रिका कौन सी है, तो स्वाभाविक है केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, ये सब कन्नड़ और तेलुगु मलयालम भाषा की ही होंगी तीनों, क्योंकि केरल से ही 2 संबंधित हैं, एक दक्षिण भाषी है। तो देश पोषणी जो मध्यभाषी भाषा की हिंदी की पत्रिका थी। 20वां प्रश्न है मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता था, तो इसका सही उत्तर है मतवाला, कलकत्ता, प्रकाशक निराला। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार अनुक्रम लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये अनुक्रम आ गए हैं कि हमें किन का प्रकाशन समय या किन का लेखन पहले हुआ है और किन रचनाओं का बाद में हुआ है, इस हिसाब से हमें इन्हें रखना है। तो इसका सही उत्तर है ए कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित और ठाकुर ठसक। देखिए विनय पत्रिका तुलसीदास की सबसे लगभग बादी की पत्रिका है, विनय जो रचना है, और कीर्तिलता का रचना समय इसका रचना काल जो है विनय पत्रिका से पहले है। वीर सिंह देवचरित और ठाकुर ये रीतिकालीन रचनाएं हैं, बाद की रचनाएं हैं। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है,
तो यहाँ पर अनुक्रम देना है हमें कि कौन पहले है और कौन बाद में रचनाएं आती हैं। तो पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। ये तो सरल ही प्रश्न है जब हम हिंदी की तैयारी करते हैं। तो देखिए, पद्मावत आदिकालीन है, पथिक द्विवेदी युगीन है, अनामिका छायावादी युगीन है, उर्वशी ये छायावाद की बात की ही रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी इसका सही उत्तर है। सज्जन, प्रयासचित, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है बी, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन, अज्ञेय। देखिए, इनका कवियों का जो है जन्म काल के अनुसार हमें क्रम लगाना है। तो गुप्त सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद दिनकर हैं, फिर उसके बाद बच्चन और अज्ञेय। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम जो है सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, भामह, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। मैं आप लोगों को जो संस्कृत के आचार्य हैं उनका एक क्रम से सिर्फ एक ही वीडियो में इनका जन्म समय, इनकी रचनाएं, वीडियो लंबा होगा तो रचनाएं दूंगी। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और जो हमें मेमोरी में है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब हम किसी चीज़ को लिख करके बार बार उसको पढ़ते हैं या वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो वो हमें बार बार रिपीट हो जाती है, मतलब हमारी मेमोरी में आ जाती है। दोस्तों, 25 प्रश्न आज के लिए इतने पूरे हुए। अगले वीडियो में 25 से आगे की संख्या 50 तक मैं आप लोगों को दूंगी। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए और आगे पढ़िए, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, खुश रहो। धन्यवाद।